हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाली हूँ, क्योंकि आज है आपका बिजनेस स्टडीज़ का पेपर। वैसे मैंने ये कल ही वीडियो प्रिपेयर कर ली थी, लेकिन फ्रेंड्स रात को 2-2:30 बजे मैंने ये काम ख़त्म किया था, क्योंकि बच्चे लगातार कंटिन्यूस मुझे मैसेज कर रहे थे, मैम प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। और देखते हैं फ्रेंड्स, आज कुछ क्वेश्चन निकाले तो हैं, देखते हैं अगर इसमें से क्वेश्चन 1-2 भी आ गए तो आपके पासिंग मार्क्स शायद आ जाएँ आज के पेपर में, है ना। और काफ़ी हद तक आपका स्ट्रेस भी कम होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी तरफ से कोई वीडियो अपलोड होएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका कोड है 319 और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज़ मैनेजमेंट अ साइंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैनेजमेंट को लेके एक क्वेश्चन जरूर आता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, एक साइंस है, एक्सप्लेन कीजिए। इस क्वेश्चन को ना घुमा घुमा के कई बार कई तरीके से पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ रहे हैं मैनेजमेंट है क्या, तब भी आप ये लिख सकते हो, आर्ट्स है, साइंस, तब भी आप ये लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, ताकि आपको ज़्यादा मतलब इधर ढूंढना ना पड़े, है ना, क्योंकि पेपर है, टाइम ज़्यादा है नहीं। तो आप इसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मैनेजमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, प्रबंधन क्या है, एक संगठन का प्रशासन है, चाहे वो व्यवसाय हो या बिजनेस हो, या आपका नॉन प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई गवर्नमेंट निकाय हो। यह व्यवसाय के संसाधनों के प्रबंधन की कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि प्रबंधन में मतलब मैनेजमेंट में किसी भी संगठन की रणनीति मतलब स्ट्रैटेजी होती है, वो निर्धारित करने और उसके कर्मचारियों के प्रयासों को वित्तीय, प्राकृतिक, तकनीकी और मानव संसाधन जैसे उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयासों का समन्वय करना स्थापित है ना। कोई भी आप किसी चीज़ को मैनेजमेंट कर रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपको क्या है, आपको पता चलेगा ना कि कोई व्यवसाय से आप कर रहे हो, उसको अगर मैनेज आप प्रॉपरली करोगे तो इससे मतलब ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट होगा। आपका अगर मैनेजमेंट ही ख़राब होगा तो आपको प्रॉफिट नहीं, आपको लॉस होता चला जाएगा, है ना। तो व्यवसाय कैसे चलाएँ, व्यवसाय बदलें, तो ये दोनों अवधारणाएँ इसके अंदर सम्मिलित हैं। ठीक है ना, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं मैनेजमेंट में, वस्तुओं और सेवाओं की निरंतर डिलीवरी और ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वस्तुओं और सेवाओं के अनुकूलन के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, मतलब मैनेजमेंट अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो, आप समझ जाते हो कि लोगों की ज़रूरत क्या है, उन्हें क्या चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है ये चीज़ नहीं है, इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आपको बदलना भी आना चाहिए। ठीक है ना, आपने चेंज कर दिया अपना मतलब बिजनेस में थोड़ा सा चेंज किया और आपको प्रॉफिट होता चला गया। क्लियर है, आप उसको बना के भी कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब बिजनेस का पेपर आपको इतना स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं बैंक से रिलेटेड, ठीक, ग्राहकों से रिलेटेड, उपभोक्ताओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इतना आपको पैसे ही पता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, वाइल डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट अ कंपनी हैज़ टू टेक सर्टेन डिसीजन। तो वो डिसीजन क्या है, मतलब जब भी मतलब वित्तीय प्रबंध मतलब फाइनेंशियल वित्तीय से आ जाता है, तो वित्तीय प्रबंधन करते समय एक कंपनी को कुछ निर्णय लेने होते हैं। वो निर्णय क्या होते हैं, तो 3 प्रकार के निर्णय फ्रेंड्स वो लेती है। एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, लॉस भी नहीं होना चाहिए और प्रॉफिट भी होना चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजन, पैसे से रिलेटेड, कहाँ पे क्या लगाया जाए। ठीक है, और डिविडेंड डिसीजन मतलब निवेश का निर्णय करना, वित्तीय निर्णय करना, और लाभांश मतलब कितना आपको प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो, तो इन्वेस्ट कर रहे हो अगर किसी बिजनेस में, है ना, तो आपका रिटर्न भी अच्छा आना चाहिए ना। तो ये तो नहीं आपने निवेश कर दिया और आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको कोई पैसा ही नहीं आ रहा, आप तो फिर बिजनेस करने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो कोई पेपर ही बिजनेस से रिलेटेड है, तो हर कोई बिजनेसमैन होते बड़े बड़े क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को तो ध्यान में रखते हैं। बाकी आप इसको एक बार पढ़ लेना जाते जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर दैट इफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी। मतलब एक कंपनी की स्थायी पूंजी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक बताने, तत्व बताने। तो आपको पता ही है जो स्थायी पूंजी होती है उसको कौन प्रभावित करता है, आपका कैपिटल कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं, है ना। तो इंग्लिश वाले बच्चे प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा बाद में। तो फ्रेंड्स, जो निश्चित पूंजी होती है आपकी, वो क्या होती है आवश्यकताएं, व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मतलब भूमि चाहिए, कहाँ पे सेटल करोगे अपना, है ना। ऑफिस है तो ऑफिस कहाँ खोलोगे, या भवन कुछ भी मान लो, बड़ा है तो बड़ा चाहिए आपको। फिर आपको मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मतलब सारी आपकी अचल संपत्ति खरीदने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। अब पूंजी आवश्यकताओं की आपको ज़रूरत होती है, अब क्या करोगे आप उसको, मतलब इसे उद्यम निश्चित पूंजी आवश्यकताओं के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आप कह सकते हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको व्यवसाय स्थापित करना है और आपको उसको क्या क्या चाहिए, तो आपको मैं बता दी क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है ना। अब क्या है फ्रेंड्स,
इसमें अचल पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या, मैं आपको व्यवसाय की प्रकृति, मतलब आपका जो नेचर क्या है बिजनेस का, ठीक, किससे रिलेटेड है आपका, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट करता है। फर्नीचर से रिलेटेड है तो बड़ा आपको कारखाना टाइप का चाहिए, मापा से रिलेटेड है, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, आपको पता ही है। संचालन का पैमाना क्या है, आपको ये देखना है, सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो संचालन का क्या है, मतलब स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है, कैसे करोगे, टेक्निक क्या है आप आजमा रहे हो प्रोडक्शन की, कैसे मतलब उत्पादन की कौन सी तकनीक कर रहे हो, मशीनें रखी हुई हैं बड़ी बड़ी, प्रौद्योगिकी उन्नयन क्या है, ठीक है ना। तो मतलब इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन क्या है, ठीक है ना, अपग्रेड कैसे कर रहे हो, कौन कैसे क्या चेंजेस कर रहे हो, विकास की संभावना है कि नहीं है जो बिज़नेस आपने सेटअप किया है, ठीक है। विविधीकरण क्या है, मतलब डिफरेंट चीज़ आप कैसे कैसे आज यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, बहुत ईजी सी हैं, आप खुद भी 3 4 5 6 चीज़ें लिख सकते हो, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय डेलीगेशन स्टेट, यानी 4 पॉइंट्स आपको बताने हैं बिटवीन, मतलब डिफरेंस आपको बताना है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। तो अंतरण क्या होता है, अंतरण विकेंद्रीकरण के बीच अंतर आपको बताना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंग्लिश वाले बच्चे, इसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं हिंदी में आपको समझा देती हूँ। तो फ्रेंड जब किसी, मतलब कहते हैं ना, डेलीगेशन क्या होता है, जब किसी वरिष्ठ द्वारा, जैसे मतलब कोई सीनियर है उसके द्वारा अपने नीचे को कोई अधिकार या जिम्मेदारी सौंपी जाती है, उसे कहते हैं आपका डेलीगेशन। जैसे मैं सीनियर हूँ, मैंने आपको आज की जिम्मेदारी सौंपी, आपको आज का पेपर अच्छा करना है भैया, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। देखो अपनी तरफ से मैं मेहनत कर रही हूँ, मैंने क्वेश्चन निकाल दिए, अगर आ जाए इसमें से घुमा फिरा के पूछे जाए, आपको बस स्ट्रेस कम करने के लिए, क्योंकि बिजनेस के पेपर में कई क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे आते हैं ना जो बहुत ईजी होते हैं, ईजिली कोई भी अटैम्प्ट कर सकता है क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है ना, क्योंकि बॉयज़ का दिमाग तो इसमें बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको जिम्मेदारी दी। अब विकेंद्रीकरण क्या होता है फ्रेंड्स, ये अंतिम परिणाम, मतलब एंड में जो रिजल्ट आएगा उसको डिनोट करता है, उसको संदर्भित करता है, जो तब प्राप्त होता है जब प्राधिकरण, मतलब प्राधिकरण समझते हो, को प्राधिकरण को एक संगठित और सुसंगठित तरीके से निम्न स्तर पर प्रत्योजित किया जाए, मतलब जिम्मेवारियां है ना शॉर्ट लेवल में सबको बांट दी जाए। मैंने सबको आपको जिम्मेवारियाँ बांट दी, अपना अपना पेपर सारे अच्छा करके आना, बाद में उसके बच्चे सब ने अच्छा करा तो मुझे ऐसा रिजल्ट अच्छा आया, ठीक है ना। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो अर्थ समझ आ गया, तो डिफरेंस में अर्थ भी पहले आप लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इसलिए मैंने पहला मीनिंग लिखा है ताकि आपको मीनिंग पहले समझ आना चाहिए डिफरेंस क्या है। सेकंड में देखो अंतर यहाँ पे आ गया। तो डेलीगेशन में क्या होता है, प्रबंध की तकनीकी है और इससे अपोजिट ले लो, ठीक है आपका। और विकेंद्रीकरण में क्या है फ्रेंड्स, प्रबंध का दर्शन है, ठीक है ना, उसमें तकनीकों को इस्तेमाल किया जाता है। डेलीगेशन में केवल अधिकार जिम्मेदारी हस्तांतरित होती है, जवाबदेही नहीं, मतलब आप किसी चीज़ के लिए जवाब नहीं दोगे, बस आपका अधिकार है और आपकी जिम्मेदारी आपको फॉलो करनी है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूँ आपका पेपर अच्छा क्यों नहीं करके आए भाई, तो आप मुझे रीज़न नहीं दोगे। लेकिन विकेंद्रीकरण में तीनों को स्थानांतरित, मतलब तीनों आप मेरे को चाहिए भाई, मेरा अधिकार है, आपका भी अधिकार है, आपको क्वेश्चन चाहिए मैंने दिए, आपकी जिम्मेवारी आप पेपर अच्छा करो, और पेपर अच्छा नहीं किया मुझे रीज़न दो, क्या हुआ वीडियो देखी नहीं थी, वीडियो स्किप की थी, क्या हुआ अच्छे से सुना नहीं था, तो कई सारे रीज़न आप मुझे दे सकते हो, मैम ये हो गया था वो हो गया था, ठीक है। बाकी पढ़ लेना फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम है। और कैसा लग रहा है आपको, आई होप आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, व्हाट इज मीन बाय कंट्रोलिंग एंड स्टेट द वेरियस स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। नियंत्रण क्या है, आपको पता ही नियंत्रण क्या होता है फ्रेंड्स। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें देखते हैं कि क्या हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, मैनेज हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 5 स्टेप्स होते हैं फ्रेंड्स। पहला, यह संगठन की कार्यवाही के प्रबंधन नियंत्रण का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। मैंने कहा था ना आपको कंटिन्यूस चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इसमें पहले क्या करोगे फ्रेंड्स, आप सेट स्टैंडर्ड मानक निर्धारित करोगे, प्रदर्शन को मापोगे, ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, मानकों के साथ प्रदर्शन की तुलना करोगे, कि मतलब जो हम चाहते हैं हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस है कि नहीं है, ठीक है ना। विचलन के कारणों का निर्धारण करेंगे, मतलब डिटरमाइन द रीज़न फॉर डेविएशंस एंड देन आवश्यकता अनुसार सुधार, मतलब वही ये आपको पता ही है, पहले अपने कारण का पता लगाया, चेक किया मार्केट में सही चल रहा है नहीं चल रहा है, नहीं लगा चेंजेस कर दिए, ठीक है। बाकी आप इसको याद कर लेना। व्हाट इज़ मीन बाय शिपिंग ऑर्डर और शिपिंग बिल, भैया दुनिया भर की आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो मुझे नहीं लगता ये आपको समझाने की जरूरत है। शिपिंग ऑर्डर आपको बताइए क्या होता है, शिपिंग बिल भी आपको पता है क्या होता है, ठीक है। शिपिंग ऑर्डर आमतौर पर एक माल के शिपमेंट के साथ भेजा जाता है ना, आपके घर में माल आ जाता है, ताकि उन्हें प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन हो आप, ये सत्यापित कर सके दस्तावेज वास्तव में प्राप्त वस्तुओं को सही ढंग से दर्शाता है ना। तो ये आपका शिपिंग ऑर्डर कि हाँ मैंने यही ऑर्डर किया तो वही चीज़ में लिखी होती है। अब बिल
अब भाई आपका सामान आएगा तो आपको शुल्क तो देना ही पड़ेगा ना, ये भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है। क्लियर है? बाकी अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। स्टेट एनी 3 लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखो ये आंसर फ्रेंड देखो कितना ईजी आ गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। विज्ञापन की 3 सीमाएं बतानी है, 3 एडवांटेजेस बता दो, डिसएडवांटेजेस बता दो, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है विज्ञापन क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट। इससे क्या होता है, इसके लाभ क्या होंगे? आपको किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी अच्छे से मिल जाती है कि वो क्या है, कितने पानी में है, कितना उसके लाभ हैं। सेकंड थिंग, आपको ये पता चल जाता है एक तरह के प्रोडक्ट की कितनी मतलब मार्केट में कितने सारे ब्रांड हैं, है ना। और फ्रेंड्स काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है इससे कि आपको घर बैठे ही सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी इजीली अवेलेबल हो जाती है ना। और इसकी मतलब डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, सीमाएं क्या होंगी? लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है कस्टमर को, ठीक है। उन्हें गलत प्रोडक्ट बेचा जाता है, दूसरा आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये लोग किस पे मतलब उसमें बिलीव करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट निकले, तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट कभी कभी पकड़ा दिया जाता है। तो ये सब क्या होता है, ये इसकी कुछ होती हैं, मतलब इससे क्या होता है कहीं ना कहीं हमारी मोरल वैल्यूज़ को भी ठेस पहुंचाते हैं ये लोग, ठीक है ना। मोरल वैल्यूज़ कहते हैं कभी किसी को धोखा मत दो, पर एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है 90% हमें धोखा ही दिया जाता है। फेयर एंड लवली का आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि फेयर एंड लवली 3 महीने में गोरे हो जाओगे, होते हैं गोरे। अगर ऐसे होने लगता तो साउथ अफ्रीका के सारे बंदे गोरे हो जाते ठीक है। तो बाकी आप इसमें और अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। भाई मार्केटिंग क्या है आपको पता ही है, प्रोडक्ट का मतलब लेन देन में मतलब एक कुशलता आपके अंदर आ जाती है। मार्केटिंग का कोर्स क्यों करते हो? आप इतने एपेबल हो जाते हो ना, किसी भी प्रोडक्ट को ना गंजे को भी कंगी बेच सकते हो, उसे कहते हैं मार्केटिंग। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसके उद्देश्य क्या होते हैं आपके, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स पहला उद्देश्य आपको यही है, मांग का निर्माण करना। मतलब मार्केटिंग का प्रबंध का पहला उद्देश्य है विभिन्न माध्यमों से मांग पैदा करना, लोगों में जगाना। भाई कंघी खरीदो, हमारी कंघी तुम भी खरीदो, इससे बाल उगते हैं, ठीक है ना। या ये फेयर एंड लवली खरीदो, इससे गोरे होते हैं। फिर ग्राहकों की संतुष्टि करना। भाई पता नहीं कभी कभी हो जाती है कोई प्रोडक्ट से कि हाँ कोई क्रीम आपने बनाई उसमें ज़्यादा नहीं पर 10% लोगों के जब टैनिंग कम हो गई तो थोड़ा सा गोरापन आ गया। बाज़ार में हिस्सेदारी चाहिए, फिर आपको मार्केट में शेयर चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे से चल रहा है, लाभ का सृजन, आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपको क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट, सद्भावना और सार्वजनिक छवि का निर्माण। आपकी मतलब एक ना मार्केट में वैल्यू बन गई, हाँ भाई ये कंपनी ये क्रीम बनाती है, उससे वाकई में इंसान के 9-10% उसमें गोरापन आ जाता है। क्लियर है? तो आपको अच्छा गुडविल आपकी बन गई पब्लिक में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी। मतलब टिकाऊपन के आधार पर वस्तुओं के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करना है। टिकाऊपन आपको पता है जो वस्तुएं कभी ख़त्म नहीं होती, मतलब एंड तक मतलब लॉन्ग टाइम तक उसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट किया जा सकता है, उसे लोगों तक पहुंचाई जा सकती है वो चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका, स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस स्टॉक एक्सचेंज टू द इन्वेस्टर। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, निवेशकों को शेयर बाजार में पैसे लगाने तो 3 लाभ बताइए। भाई लाभ नहीं है, उनको प्रॉफिट अच्छा मिलता है, ब्याज अच्छा मिलता है, इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, ठीक है। और उनके मतलब अगर 1 लाख लगाया उनमें सीधा 1 लाख का उनको फ़ायदा हो रहा है, वो भी बहुत कम पीरियड में, तो इससे बड़ी बात क्या है, ठीक है। दिखाते नहीं है, शाहरुख खान भी ऐड करता है कि मतलब शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहला ये मार्केट एंड रिस्क है ना, तो देख लें, सारे रूल्स पढ़ लें। तो इसके लाभ भी बता दी मैंने, हानि भी आपको बता दी कि पैसा डूबता भी है, ठीक है। अगर कम समय में आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो शेयर बाजार में पैसा लगाना बेस्ट है, ठीक है। और हानि क्या होगी, ज़रूरी नहीं कि मार्केट मतलब उठे और आपको पैसा मिले ही मिले, कभी कभी गिर जाती है तो लॉस भी आपको हो जाता है, ठीक है। बाकी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। बाकी बॉयज़ बहुत अच्छे से ये आंसर लिख पाएंगे, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बोथ इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आर बेनिफिट्स बाय एक्सटर्नल ट्रेड। मतलब जो बाहर का व्यापार होता है ना, बाहरी बाहर, वो आयात निर्यात तक दोनों देशों को लाभ पहुंचाता है। कैसे? तो भाई पहली बात, व्यापार करने से सबसे पहला, कोई भी देशों से हम व्यापार करते हैं तो पहला हमारा व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा हो जाता है, हम काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, हमारा रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आती है। क्योंकि मेरे को वहाँ से मान लो मेरे को किसी देश से चावल मिल रहे हैं तो और मेरे देश से उस देश में कपड़ा जा रहा है, तो हम दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं होते, हम डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो जहाँ पे डिपेंडेंट वाली बात आ जाती है वहाँ पे हमारे जो रिलेशन होते हैं वो काफ़ी मतलब मजबूत होते हैं,
ठीक है। और इससे क्या होता है, सेकंड पॉइंट आ गया इसका, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है। देखो उनके देश में कपड़े की प्रॉब्लम थी, कपड़ा मेरे देश से आ रहा है, मेरे देश में चावल की प्रॉब्लम है, चावल की खेती वहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ से मेरे देश में चावल आ रहे हैं, तो हम दोनों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं, ठीक है ना। बाकी इसमें 1-2 पॉइंट आप और भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 12। तो इसमें क्या है, आपको बताना है कि व्यवसाय द्वारा उपभोक्ताओं का विभिन्न तरीकों से शोषण किया जाता है, ठीक है। आपको पता ही है बिजनेस से उपभोक्ता कौन लोग हैं, हम लोग हो गए। अतः उपभोक्ता संरक्षण क्या है ये आपको पढ़ना है। उपभोक्ता संरक्षण के पक्ष में तर्क दीजिए, 4 तर्कों को समझाइए। तो ये देखो मुझे लगता है आपको समझाना चाहिए। आजकल तो कंज्यूमर कोर्ट भी खुले हुए हैं, तो मतलब आपको पता ही है कि कई लोग ना ऐसा बिजनेस करते हैं ना जिससे हमें मतलब कुछ, हमें कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हम, ठीक है, उससे हमारे को क्या होता है 1% भी लाभ नहीं हो रहा है, तो वहाँ हमारा शोषण ही खा जाता है। मतलब जो चीज़ 10 रुपये में मिल रही है हमें 20 रुपये में दिया जा रहा है, और वो चीज़ हमें लेनी ही है, हमारी मतलब बेसिक नीड है वो। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कंज्यूमर कोर्ट में हम जा सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण होता है उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करना, देखना उन्हें कोई गलत प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा, उन्हें कोई मतलब डिफेक्टेड प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा, या उपभोक्ताओं को किसी प्रोडक्ट का सेवन करने के बाद कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं पड़े इसके। अगर मान लो कि खाने की चीज़ है और मेरी बॉडी में इफेक्ट पड़ गया, फिर मैं कहाँ जाऊँगी, ठीक है ना। चोर बाजारी तो नहीं हो रही है ना, कम माप तोल के आपको सामान दिया जाता है ना। आप कहते हो देखो ये तो कम तोला है आपने, 1 लीटर नहीं तो आधा लीटर है, आप 1 लीटर बता रहे हो। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स जो जिनके लिए आप उपभोक्ता संरक्षण नियम बनाए गए हैं उसमें ये सारे रूल्स लिखे गए हैं कि क्या होता है, और इसकी आवश्यकता आपको पता है क्यों होती है, क्योंकि उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए, क्यों आप जो भी प्रॉब्लम है आपकी वहाँ पे सॉर्ट आउट की जाती है। बाकी आप इसको प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। अच्छा, अंश और ऋण पत्रों मतलब आपको शेयर्स और डिबेंचर्स में बताना है कि रिस्क के आधार पे, सिक्योरिटी के आधार पे, ऑर्डर के आधार पे क्या डिफरेंस है। तो आपको मैं बता चुकी हूँ ऋण पत्र क्या होते हैं, आप खरीदते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जोखिम भी होता है, कई चीज़ों में सुरक्षा भी मिलती है, और भुगतान क्रम के आधार पे भी आपको बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट एनी 2 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। देखो नेतृत्व के महत्व पे प्रकाश डालना है, 2 बिंदु आपको बताने हैं फ्रेंड्स। आपको पता ही नेतृत्व क्या होता है, ठीक है ना। आप लीडरशिप करते हो तो उसका महत्व आपको पता ही है, लीडरशिप से कितने प्रॉफिट होते हैं, तो आपको बताना है। लीडर बनना वही है जहाँ पे आपको नॉलेज ज़्यादा हो, ठीक है, ये आप याद रखना। कच्चा खिलाड़ी कभी लीडर नहीं बनता, ठीक है। और नेतृत्व अच्छा होता है तो पूरी टीम अच्छा काम करती है, ठीक है ना। उसमें काफ़ी मतलब लग के मेहनत से काम करते हैं और प्रॉफिट भी आपको मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। कभी आप लॉस में नहीं जाओगे। और लीडर ही ख़राब हो जाता है तो ना वो काम करा पाता है, ना उसे प्रॉफिट मिल पाता है, मतलब कमा ही नहीं पाता, वो अर्न ही नहीं कर पाता ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीनिंग ऑफ सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर में अंतर आता है, सुरक्षित ऋण पत्र, असुरक्षित ऋण पत्र, ठीक है। ये क्या होते हैं। जब एक डिबेंचर सुरक्षित होता है तो यह है संपार्श्विक द्वारा समर्थित होता है। मतलब इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो मैं बताती हूँ आपको इजी लैंग्वेज में। ऋणदाता है को ऋण का भुगतान ना किए जाने पे, मान लो आपने किसी से लोन लिया, आप भुगतान नहीं कर पा रहे, तो जो सामने वाला बंदा है वो क्या करेगा, आपकी जो संपत्ति है ना उसको बेच के ना अपना बकाया वापस कर लेगा, अपना ऋण ले लेगा। तो सिक्योर्ड है, मतलब जिसने आपको पैसा दिया था वो सिक्योर्ड है यहाँ पे। असुरक्षित क्या होता है, वो सिक्योर्ड नहीं है, मतलब वो क्या करेगा, आपकी कोई मतलब आपने उससे लोन ले लिया, ठीक है, लेकिन आपके पास तो कोई संपत्ति नहीं है। अब वो कहाँ से वसूल करेगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना अपना ब्याज वसूल कर पाएगा ना, आपने जो राशि आपको दी थी वो वसूल कर पाएगा। तो ऐसे में क्या हो गया, उसकी जो राशि थी जिसने आपको लोन दिया वो क्या था, अनसिक्योर्ड डिबेंचर था। क्लियर है। बाकी आप इसे एक बार पढ़ लेना। आई होप आपको समझ आ रहा है। लैंग्वेज मेरी फ्रेंड ज़्यादा जल्दी करा रही हूँ, और अगर आपने ये वीडियो देख ली ना एंड तक पेपर में जाने से पहले, और मैं कह रही हूँ ना अगर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन 20 में से टकरेगा ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा, आप इजीली पास हो जाओगे। यार 20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, 20 ही नंबर लेके आने आपको, इतने में पास हो जाते हैं। 20-22 लिया ना हो जाओगे। थोड़ा अपना दिमाग भी चलाना, इसमें से क्वेश्चन आगे वो अटैम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजिबल गुड्स और इंटेंजिबल गुड्स, मतलब मूर्त वस्तु और मूर्त वस्तु क्या होती है। साफ क्वेश्चन में बता देती हूँ मैं, तेरे को कई बार आता है। मूर्त जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, अमूर्त इसको अपना देख सकते हो ना छू सकते हो, लेकिन वो वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना। बाकी अब इससे बेहतर कुछ मैं समझा नहीं पाऊंगी, बहुत ईजी लैंग्वेज आपको बता दी मैंने। जैसे कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, वाहन हो गए, उपकरण हो गए, भवन हो गए, ठीक है ना, हाउस वाउस आप छू सकते हो, ये सब मूर्त में आते हैं। मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति आपका खाता हो गया, भुगतान व्यय हो गया, पेटेंट हो गया, सद्भावना हो गई, इसे हम देख नहीं सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी 3 सर्विस ऑफर बाय रिटेलर्स टू होलसेलर। देखो बताने की जरूरत है आपको, जो फुटकर विक्रेता होते हैं उनके द्वारा थोक विक्रेताओं को प्रदान की जाने 3 सेवाएं क्या क्या करते हैं फ्रेंड्स, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहली हो गई माल के वितरण में सहायक, थोक व्यापारी माल के वितरण और अंतिम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। दूसरी हो गई फ्रेंड्स व्यक्तिगत बिक्री, इसमें खुदरा विक्रेता इस गतिविधि के उत्पादों को राहत देता है। बाकी अभी पूरा पढ़ लेना, आपको पता ही है फ्रेंड्स क्या क्या वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 2 फैक्टर बताने हैं कंसिडरेशन वाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जब भी आप किसी उत्पाद का मूल्य निर्धारित करते हो तो कौन सी 2 बातें आपको ध्यान में रखनी, कौन से 2 तत्व आपको समझ में आने चाहिए। पहला, आपको उससे कम से कम सीमांत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवर्तनीय लागत को कवर करना चाहिए। दूसरा, उपयोगिता और मांग का नियम, तब कितनी उपयोगिता है, कितनी मांग है और कितना आपको वो माल बनाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब ध्यान रखा जाए, जबकि उत्पाद की लागत कीमत की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि खरीदार की मांग कीमत की ऊपरी सीमा, मतलब जितनी मांग बढ़ेगी आपको पता है कीमत आप उतनी बढ़ा दोगे, जितनी मांग घटेगी उतनी आप सीमा मतलब न्यूनतम सीमा आप लागोगे कि ये नमक है, लोग मतलब खरीदते हैं, ज़्यादा मांग भी नहीं है तो इसकी मतलब 10 रुपये का पैकेट है ये, आपको लग रहा भाई ये नमक तो दुनिया में बिक रहा है, लोग खाते ही खाते हैं, हम कितना भी कर लें, तो 10 किलो आपने 20 रुपये कर दिया, ठीक है ना, तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विज्ञापन के 5 उद्देश्य मैं आपको बता चुकी हूँ, करते क्या है विज्ञापन से, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, हेल्प करती है किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को तक पहुँचाने में, ठीक है, कस्टमर तक पहुँचाने में ईजी वे में, ठीक है। और क्या होता है 5 उद्देश्य, इससे एक उद्देश्य तो ये हो गया प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, मतलब मांग क्रिएट करना लोगों में, ठीक है ना। फिर उत्पादन प्रोडक्शन पे ध्यान देना, उतनी उपयोगिता के अनुसार उसको बनाना, प्रोडक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, देखो उपभोक्ता अधिकार आपको बताइए, चेन का अधिकार, देखो हर कस्टमर का अधिकार है चेन का, जरूरी नहीं नमक की 10 क्वालिटी हैं तो आपके अकॉर्डिंग खरीदे, उसको पूरा अधिकार है वो अपने अकॉर्डिंग, टाटा नमक पुराना नमक है हम तो वही खाएंगे, ठीक है। तो ये सब होता है, वो आयोडीन युक्त भी होता है। सूचना पाने का अधिकार बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या टाटा नमक आयोडीन युक्त है या नहीं है, भैया मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो मैं कहीं से भी निकालूंगी, अधिकार है, मैं पूछूंगी भी, खरीदने जाऊंगी तो है ये कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे अधिकार होते हैं उपभोक्ता के। तो इसी के साथ फ्रेंड्स पूरे 20 क्वेश्चन देखो हमने आपको कितनी जल्दी करा दिए है ना। अगर आपने सारे पढ़ लिए तो आपको काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स। बाकी क्वेश्चन जो आएंगे आपके उत्पाद बिजनेस इससे रिलेटेड आएंगे, ठीक है ना, तो आप प्लीज़ अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा। उपभोक्ता संरक्षण नियम क्या होता है मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ, बाकी इसमें से भी काफ़ी वर्ड्स मैं आपको समझा चुकी हूँ, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएँ। आई होप आप अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने सेंटर में सारे बच्चों को बताइए, ताकि उनके भी अगर कोई आपके जैसा कोई ऐसा बच्चा चल जाता है जिसने कुछ नहीं पढ़ रहा था तो कम से कम वो नर्वसनेस फील ना करे पेपर देते समय। तो पॉजिटिविटी के साथ पेपर देना, क्योंकि उससे हमारी आधी प्रॉब्लम हल हो जाती है, मैं पहले से कहती आ रही हूँ। बाकी आई होप इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। इतनी मेहनत मैंने रात को बैठ के की है तो आपको उसका फल मिलना चाहिए, ठीक है। अपना पेपर अच्छा दीजिएगा, तब तक के लिए फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है। बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।